Welcome students. So today we are going to do the third chapter, that is metals and non-metals. Metals and non-metals. So we have in all total how many elements we have? We have got 118 elements. And these 118 elements, they are broadly classified into metals, non-metals and metalloids. So we have got these elements, we broadly classify them into metals, non-metals and metalloids. And now this classification as who are known as metals, who are known as non-metals and metalloids. So we understand in this chapter today that what is metals, non-metals and metalloids. Alright. So first of all, today we will understand the general properties of metals. What is metals? General properties of metals. So first of all, metals are, if we say the physical state, if we see, then they are generally solids. What exception we have? Exception, mercury is liquid. Mercury is liquid. Alright. Then another property we have, which we call it as malleability. What do we mean by malleability? That is tendency to be beaten into sheets. Tendency to be beaten into sheets. So you must have seen कि जो लोहार होता है, he will hammer the sheets, hammer the iron, and he will make it into a sheet. So that is tendency to be beaten into sheets. Now maximum tendency किसकी होगी? कौन से metals की है? Maximum tendency है malleability, maximum malleability है किसकी? Gold की and silver की. Maximum malleability है gold and silver. Alright. Then third is ductility. D-U-C-T-I, ductility. Alright. This is the tendency to be drawn into wires, जिससे हम तार बना सकते हैं. Drawn into wires. तो ये भी मेटल्स की एक टेंडेंसी है. अब इसमें मैक्सिमम टेंडेंसी किसकी है? ये है गोल्ड की. इसीलिए हम गोल्ड के बहुत बारीक तार निकाल करके और इसके हम ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं. ठीक है, इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी. ऑलराइट. देन फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. मेटल्स की हम तार बनाते हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर गुड conductors of electricity.
conductors of electricity. इसमें भी जो बेस्ट कंडक्टर है क्या है, दैट इज मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी है, मैक्सिमम कंडक्टिविटी है सिल्वर की, Ag सिल्वर, सिल्वर की कंडक्टिविटी मैक्सिमम है. Alright, then after this we have some other properties such as इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी हमने. अब हम इसको हीट के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. इसमें बेस्ट मैक्सिमम कॉज किसकी है, मैक्सिमम हो जाती है कॉपर की एंड सिल्वर की. इसीलिए आप देखते होंगे कि हम स्टील के सॉसपैन्स में नीचे कॉपर लगाते हैं ताकि जल्दी गर्म हो जाए और कम फ्यूल यूज हो. ऑलराइट, सो मैक्सिमम कंडक्टिविटी इज कॉपर एंड सिल्वर. दिस इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी. ऑलराइट, देन मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, जनरली हाई. ठीक है, इसीलिए हम मेल्टिंग पॉइंट में ही एक टर्म और ऐड कर देते हैं, इसको हम कहते हैं हार्डनेस. ठीक है, तो जनरली हाई होता है एंड आर हार्ड in nature, hard in nature. अब इसमें हम देखें एक्सेप्शन. एक्सेप्शन में क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम. ये कैसे मेटल्स हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल्स with लो मेल्टिंग पॉइंट. इसके अलावा सीजियम, इसको कहते हैं सीजियम एंड गैलियम, they are also having very low melting point. इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा करीब 300 केल्विन, मीन्स रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, जिससे कि हम हाथ में रखेंगे तो ये गैलियम मेल्ट कर जाएगा. ऑलराइट, सो मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस. देन एक प्रॉपर्टी आएगी जिसको हम कहते हैं सोनोरिटी. सोनोरिटी दैट इज व्हेन struck बेटे नर्वस चुप करा ले, पहले जरा सा हॉल्ट कर दे. बंद करते हैं, चलो आप बंद करोगे, ये बंद कर दो. Then we will continue. Another property of the metals is known as sonority. Sonority क्या है? That is SON. This actually comes from the sound. That is when struck. When struck on a hard surface, they produce a
sound, typical sound. This is known as sonority. अब लास्ट में मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं मेटालिक लस्टर. मेटालिक लस्टर. मेटालिक लस्टर क्या हो? दैट इज अपने प्योर फॉर्म में, when pure metals give a special shine, their surfaces will reflect light, so special shine, which is called मेटालिक लस्टर. अब ये भी हम जानते हैं किसका मेटालिक लस्टर सबसे ज्यादा होगा, कौन से मेटल का मेटालिक लस्टर सबसे ज्यादा होगा. मैक्सिमम लस्टर किसका होगा? गोल्ड का. सो मैक्सिमम लस्टर है गोल्ड का. सो दिस वाज अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, वो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम केमिकल प्रॉपर्टीज. सो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्या जानेंगे? रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सो लेट अस राइट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मेटल्स है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑक्साइड. ठीक है. सो जनरली all metals, ठीक है, all metals, इसमें भी एक्सेप्शन कर दे, एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम रिएक्ट विद ऑक्सीजन to form oxides. For example, aluminium plus oxygen क्या बनाएगा? Al2O3. Al2O3 ऑक्साइड. और ये एल्यूमिनियम तो हम वैसे भी छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही ऑक्साइड इसके ऊपर बन जाती है. इसके नीचे एल्यूमिनियम जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है. ठीक है. तो इसी तरीके से कॉपर है, कॉपर को हम ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड. दिस विल बिकम कॉपर ऑक्साइड. इसका कलर होगा वाइट कलर होगा और इसका कलर होगा ब्लैक. राइट. कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक. मेटालिक कॉपर, इसको जिस वक्त हम ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो ये बनाएगा ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. नाउ दीज ऑक्साइड्स हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? एसिड्स एंड बेसिस. अब ये ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर में सोल्यूबल कर देंगे, ठीक है, तो ये सोल्यूबल करने पर क्या बनाएंगे? कुछ ऑक्साइड्स जो है, लेट अस राइट दिस, metallic oxides are generally basic in nature. Basic in nature. बेस का क्या मतलब होता है? Which will give OH minus ions.
So metallic oxides are generally basic in nature. The oxides of sodium, potassium, alkali metals जिसको हम कहते हैं, potassium, lithium, etc. are very soluble in water. Hence they are called alkali. Hence इसको ऐसे कर दे. Hence their solutions are called alkali. इनका जो वाटर में सॉल्यूशन होगा सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड्स का, जैसे हम एक इसको एग्जाम्पल दे करके बताते हैं. Na2O, ठीक है, सोडियम की ऑक्साइड. सोडियम की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Na2O. इसको जिस वक्त हमने वाटर में डाला तो ये बहुत सोल्यूबल है, सोल्यूबल होगा तो ये क्या बना देगा, NaOH. ठीक है, अब ये सोल्यूबल है तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्कली. इसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड का भी यही फॉर्मूला होगा, K2O. इसको जिस वक्त हम वाटर में डालेंगे ये भी बनाएगा KOH. ठीक है. अच्छा, अब सम मेटल्स, कौन कौन से, सम मेटल्स फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, जिंक etc. are amphoteric. Alright, amphoteric. तो ये क्या करेंगे, जो एम्फोटेरिक होगा तो वो क्या करेगा, वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा. लेट अस सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर हम लिखें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, Al2O3. और इसको हमने अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बनाएगा, AlCl3. ठीक है, इसको हम लिख दें 6 ओवर हियर. सो AlCl3 और ये साथ में निकल जाएगा 3H2O. अब हमने लिखा है कि ये मेटल जो है एम्फोटेरिक है, तो इसी को ही हम बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं. बेस क्या हमने चूज किया, NaOH चूज करते हैं, NaOH. तो ये क्या बनाएगा, NaAlO2. इसको कहा जाता है सोडियम एल्यूमिनेट. ऑलराइट, NaAlO2 प्लस H2O. इसको देख लें जरा, बैलेंस है कि नहीं. सोडियम तो दोनों तरफ 1 है, एल्यूमिनियम इस तरफ 2 है, तो लेट अस मेक दिस एज 2 एंड दिस विल आल्सो बिकम 2 ओवर हियर. ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 3 + 2 5, और यहाँ पर भी 5 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया. ऑलराइट, नाउ दिस इज नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट. ऑलराइट, इस सोडियम एल्यूमिनेट का हम देखें कैसे फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, NaAlO2. मैंने NaAlO3 क्यों नहीं लिखा, O2 क्यों लिखा, ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 माइनस, तो इसके ऊपर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, 2 × -2. ठीक है, 2 × -2, इसका मतलब कितना हो गया, -4. टोटल हो गया इसका -4. अब जितना माइनस चार्ज होगा उतना ही प्लस होना चाहिए, तो इसका होता है +1, इसका होता है +3, तो ये बराबर हो गया 3 + 1 4, 4 प्लस और 4 माइनस, इसका फॉर्मूला हो गया NaAlO2.
O2। ठीक है, इसी तरह से आपको बताते हैं जिंक के लिए, बताते हैं जिंक का भी क्या हो जाएगा, जिंक की ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक है, ये भी रिएक्ट करेगी एसिड के साथ, भी रिएक्ट करेगी। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये बनाएगी सॉल्ट ZnCl2 प्लस H2O, ZnCl2 प्लस H2O। ऑलराइट, और इसको अगर हम एल्कली के साथ रिएक्ट करें, NaOH के साथ रिएक्ट करें, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट Na2ZnO2 प्लस H2 प्लस H2, Na2ZnO2 plus H2, alright, plus H2O, alright, H2O. So this is now over here also you can see this is, जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था 2 इंटू -2, तो ये हो गया -4, और ये हो गया 1 इंटू 2 +2, और इसकी तो +2 होता है, तो यहाँ पर 4 प्लस हो गया और 4 माइनस हो गया। इसको हम क्या नाम देंगे, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ऑलराइट, सो दिस वाज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब सारे के सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्टिविटी सेम नहीं होगी। ठीक है, लेट अस सी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड अबाउट कि मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे है। लेकिन अब सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ सेम स्पीड से, रेट से नहीं रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सी डिफरेंट मेटल्स कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, कौन कौन से मेटल हम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, अब सोडियम और पोटेशियम, ये तो वेरी रिएक्टिव, इसको अगर हम खुला छोड़ेंगे तो ये तुरंत से रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। तो इसको हम क्या करेंगे, देयरफॉर इसको हम स्टोर करेंगे इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में हम इसको स्टोर किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम को एक बोतल में केरोसिन ऑयल ले करके उसमें इस मेटल को डाला जाता है। सोडियम और पोटेशियम, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ऑलराइट, नाउ मैग्नीशियम, this will reacts with oxygen on heating। ठीक है, इसको थोड़ा बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। आयरन एज सच तो नहीं रिएक्ट करता, लेकिन आयरन रॉड अगर हम कहेंगे तो दिस डज नॉट रिएक्ट। लेकिन आयरन की फिलिंग्स, फिलिंग्स क्या होती है, जैसे हल्के हल्के छिलके जैसे होते हैं, इसको कहते हैं आयरन फिलिंग्स। ठीक है, तो आयरन फिलिंग्स दिस विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। इसी तरह से अगर हम कॉपर की वायर ले लें तो ये तो नहीं रिएक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉपर की टर्निंग्स ले लें, कॉपर टर्निंग्स ले लें, तो कॉपर टर्निंग्स को अगर हम बहुत स्ट्रांगली हीट करें, है ना, ये भी आयरन फिलिंग्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली हीट करेंगे तभी होगा। ठीक है, ऑन हीटिंग स्ट्रांगली आयरन फिलिंग्स। ठीक है, इसी तरह से जिंक का भी लिख दें यहाँ पर, जिंक को भी हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तब ये बनाएगा ऑक्साइड के साथ
रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड। कॉपर टर्निंग्स को हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो दिस विल टर्न इनटू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इन अ नटशेल अगर हम इसकी रिएक्टिविटी लिखें तो हमने अभी क्या देखा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम। इससे भी पहले हम पोटेशियम रखें। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम से कम रिएक्टिव है सोडियम। सोडियम से कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है जिंक। और जिंक से कम रिएक्टिव है आयरन। और आयरन से कम रिएक्टिव है कॉपर। ऑलराइट, सो इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। दिस इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको कुछ इसका बता चुकी हूँ, कैसे इसको हम याद रखेंगे। ये कुछ और भी, थोड़ा और भी मेटल्स इसमें डालते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, लेट मी इसको थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी आगे आएगा ये रिएक्टिविटी सीरीज। ये भी हम देखेंगे इसको, और ज़्यादा इसके काम ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा फ्रेज यूज करते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है, देखिए जरा, के यहाँ पे हो गया फॉर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, और ये आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। उससे कम है सोडियम। फिर सोडियम से और कम अभी बताया आपको मैग्नीशियम को हीट करेंगे। इसी तरह से जिंक और आयरन फिलिंग्स को भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करेंगे, तभी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ऑलराइट, नाउ एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग। जिसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग, अब ये टर्म एनोडाइजिंग कहाँ से आया? जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, है ना, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की और उस सॉल्यूशन के केमिकल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की, वाटर में थोड़ा सा हमने डाल दिया, इसमें एसिड डाल दिया, और इसको जिस वक्त इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसमें, तो ये क्या चीज में ब्रेक कर जाएगा? इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो दो टर्मिनल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कैथोड, एक को कहते हैं एनोड। ठीक है, तो जो नेगेटिव वाला होता है उसको कहते हैं, नेगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड, पॉजिटिव वाले को कहते हैं एनोड। तो हाइड्रोजन जो है ये मेटल्स की तरह ही बिहेव करता है, तो इसको हम, ये जाएगा कैथोड पर। ठीक है, और ऑक्सीजन जाता है एनोड पर, है ना। तो अब ये एनोडाइजिंग क्या चीज है? मान लीजिए हमें क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया भी था कि एल्यूमिनियम मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इनके ऊपर एक नेचुरली एक कोटिंग बन जाती है ऑक्सीजन की। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन की कोटिंग ऊपर बन गई, इसके नीचे
मेटल जो है अब ये ऑक्सीजन के साथ और रिएक्ट नहीं करेगा, आराम से सेफ रहेगा। ठीक है, तो इसको हमें जो इसने नेचुरली कोटिंग बनाई, इस कोटिंग को अगर हम थोड़ा और थिक कर दे, ठीक है, और थिक कर दे, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस को कैसे लिखे हम? एनोडाइजिंग प्रोसेस को लिखते हैं कि the process of forming a thick layer of oxide, on metals such as aluminium is called anodizing. Alright, it is called anodizing. अब ये ऑक्सीजन हमने रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? इसके लिए हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये पानी से ही आती है। तो इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट जिससे कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? एसिडिफाइड वाटर इलेक्ट्रोलिसिस कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, एसिडिफाइड वाटर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा और इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? एसिडिफाइड वाटर इज द इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसी से ही ऑक्सीजन लिबरेट हुआ एनोड में, और जिस आइटम को हमें एनोडाइज करना है उसको हमने एनोड बना दिया और ये उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर कलेक्ट हो जाएगी। ऑलराइट, नाउ दिस वाज अबाउट रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट देखिए रिएक्टिविटी विद वाटर। ऑलराइट, सो वी हैव सीन रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, नाउ लेट अस सी रिएक्टिविटी विद वाटर। Reactivity of metals with water। इन सब में हमारी ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत काम आती है। इसको एक तरफ लिख लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, केदारनाथ, सो लेट अस सी सोडियम और पोटेशियम और सोडियम ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इनको क्या करेंगे? दैट इज पोटेशियम है, ये तो बिल्कुल ही कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, तुरंत से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? ये बना देगा हाइड्रोक्साइड। क्या लिखे इसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनेगा? साथ में हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। ऑलराइट, सो हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड ओवर हियर एंड ये बड़ा वायलेंट रिएक्शन होता है, तुरंत से रिएक्ट करेगा। ठीक है, पोटेशियम। सिमिलरली सोडियम का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा। कैल्शियम ये रिएक्ट करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन लिबरेट हुई, ये बिल्कुल से यहाँ पर हम हीट भी लिखें कि ये आग पकड़ जाती है, बिल्कुल से बहुत हीट भी लिबरेट हुई,
तो ये बिल्कुल से आग पकड़ जाती है। ठीक है, कैल्शियम भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, लेकिन ये बड़ा, मैं कट करती हूँ। Alright, now let us see the reaction with water. Reaction of metals with water. Again, to remember this, different, we will write in one side we will write the reactivity series, that is केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। So potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead and hydrogen. Alright, so potassium and sodium, they are very reactive metals. So what will happen? Potassium, this will react with cold water. Alright, this will react with cold water and this will produce potassium hydroxide. Potassium hydroxide, and this will produce hydrogen. This will produce hydrogen. फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये डिलीट कैसे हुआ? करना तो पड़ेगा ही। The reaction of metals with water. So in one corner we will write the reactivity series: potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead and hydrogen. Let us write this much. So potassium, as you know, this is the most reactive metal. So potassium, this will react with cold water. With cold water it will react and this will form potassium hydroxide. Potassium hydroxide, RO, hydroxide, and hydrogen will be produced and a lot of heat will also be generated. अब ये जो इसको थोड़ा बैलेंस कर लें तो ये इसको यहाँ पे 2 कर दीजिए and this is also 2 over here. So ये जो heat generate होगी इससे क्या होगा, खूब हाइड्रोजन को आग पकड़ जाएगी. So this is a very violent reaction. Alright, पोटेशियम और सोडियम ये बिल्कुल से आग पकड़ जाएंगे. अब कैल्शियम का लेट अस सी. ठीक है, कैल्शियम ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. इस रिएक्शन को हम क्या लिखें? दिस इज अ वायलेंट रिएक्शन. वायलेंट रिएक्शन. ठीक है, लेकिन इसका जो रिएक्शन है दिस इज नॉट अ वायलेंट रिएक्शन. Not a violent reaction. This will also react with cold water. This will form calcium hydroxide. Calcium hydroxide and hydrogen is liberated. Hydrogen is liberated. Alright, calcium hydroxide and hydrogen is liberated. But this इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस हुई कि ये हाइड्रोजन आग पकड़ जाए. ठीक है, बल्कि क्या हो जाएगा, कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर. व्हाई? बिकॉज द हाइड्रोजन produced collects around it. ठीक है, गैस है
इसके अगल बगल गैस है, ये आग तो पकड़ी नहीं, तो ये क्या होगा, इसके अगल बगल कलेक्ट हो जाएगी और ये कैल्शियम हल्का होकर के इसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब कैल्शियम, देन आफ्टर दैट वी हैव जिंक एंड आयरन। तो जिंक क्या चीज से रिएक्ट करेगा, जिंक विल रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये भी बनाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आयरन ये क्या चीज से रिएक्ट करेगा, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। आयरन एज सच रिएक्ट नहीं करेगा, आयरन विल रिएक्ट विद वाटर, this will react, iron will react with steam and this will produce Fe2O3, this will produce Fe2O3 to form, इसको इरेज कर देना पड़ेगा। Alright, so metals such as aluminium and iron, they do not react with either hot or cold water. They do not react with either hot or cold water. अब क्या चीज से रिएक्ट करेंगे, but they react with steam. स्टीम के साथ ये रिएक्ट करेंगे। कैसे देखिए, एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इसको जिस वक्त हम स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड Al2O3 और H2 प्रोड्यूस हो जाएगा। सो लेट अस सी, इसको थोड़ा बैलेंस करें। सो 3 यहाँ पर इसको होल नंबर बनाए, 3 2 6, तो यहाँ पर भी 6 आ गया, दिस बिकम्स 6H2 और ये हो गया 4 aluminium. Alright, so that is we can write Al2O3 6H2 is produced. Then similarly iron, this will also react with steam. This will also react with steam and this will produce, with steam this will produce Fe3O4 plus H2. Alright, Fe3O4 plus H2. Alright, so this is Fe3O4 plus H2. Fe3O4 ये आयरन की मिक्स्ड ऑक्साइड होती है, ये होता है FeO प्लस Fe2O3। जब ये दोनों को हम मिला देते हैं, है ना, आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड दोनों को मिला देते हैं तो ये बनता है Fe3O4। अच्छा, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा इसको अगर कैंसिल भी कर दें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2Al plus 3H2O, Al2O3 plus 3H2. Alright, so that is we learned कि सोडियम और पोटेशियम, है ना, पोटेशियम और सोडियम इनका रिएक्शन तो बड़ा वायलेंट रिएक्शन था, है ना, दे वर वेरी रिएक्टिव, बड़ा वायलेंट रिएक्शन था। फिर उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट मेटल्स आगे, कैल्शियम ये नॉट वायलेंट, रिएक्ट किया कोल्ड वाटर से बट नॉट वायलेंट, ठीक है।
फिर इसके बाद हमने देखा कि एल्युमिनियम और आयरन, ये सब जिंक हमने देखा, जिंक रिएक्ट करेगा विद हॉट वाटर, और एल्युमिनियम और आयरन, दिस इज आयरन, एल्युमिनियम और आयरन ये क्या चीज से रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ, ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके से होगी। एंड कॉपर, सिल्वर, गोल्ड विल नॉट रिएक्ट with water, they will not react with water. Alright, copper, silver, gold will not react with water. So this was reactivity with water. We have learned the reaction of metals with oxygen, reaction of metals with water. Now let us learn reaction of metals with acids, एसिड्स के साथ। ठीक है, तो एसिड्स हमने देखा, कॉमन एसिड्स कौन कौन सी हैं? कॉमन एसिड्स अगर हम लिखें तो कौन कौन से लिख सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है, मान लीजिए एसिटिक, ऑर्गेनिक एसिड में एसिटिक एसिड हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये सारी एसिड्स के साथ में मेटल्स, इसमें देखो मैंने नाइट्रिक एसिड नहीं लिखी है ना, यहाँ पे चलो लिख देते हैं HNO3। metals react with acids to form salt and hydrogen. Hydrogen is liberated. ठीक है, तो लेट अस सी कौन कौन से एसिड से क्या क्या बनेगा। अगर HCl इसमें डाला तो क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जिंक में अगर हमने H2SO4 डाला तो ये क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगर हमने एसिटिक एसिड डाला, ठीक है, एसिटिक एसिड डाला तो एसिटिक एसिड डाला तो ये क्या बन जाएगा? CH3COO होल ट्वाइस जिंक, है ना, प्लस हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक एसिटेट और ये साथ में हाइड्रोजन लिबरेट हो गई। अब मैंने नाइट्रिक एसिड नहीं लिखा। नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लिखा? देखिए जरा। सो विद नाइट्रिक एसिड HNO3 ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, HNO3 इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड करेगा या हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अब हमने देखा कि एसिड जो है ये हाइड्रोजन एसिड के साथ जब कभी भी मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन लिबरेट होती है। तो ये क्या करेगा? HNO3 जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, इस हाइड्रोजन लिबरेटिंग हाइड्रोजन जो लिबरेट हुई इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देगा, यानी कि इसको वाटर बना देगा। Therefore it will convert
hydrogen liberated to water, and itself it will be reduced to one of the oxides such as कौन सी इसकी ऑक्साइड है, NO हो गया, N2O हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, इससे कोई भी ऑक्साइड अपनी बना देगा। NO3 में था 3 ऑक्सीजन था, इसमें 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो लिबरेट हुई उसको दे दिया और खुद रिड्यूस हो जाएगा टू NO, N2O और NO2। इसमें भी एक एक्सेप्शंस है, कौन कौन से एक्सेप्शंस है? एक्सेप्शन क्या क्या है? मैंगनीज और मैग्नीशियम, ठीक है, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। सो मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, इसको जिस वक्त हम ऐड करेंगे विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये जो है ये बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन जैसे ये कोई भी इससे बनाता है। इसको जरा सा ऐसे अच्छे से लिख भी लेते हैं, दैट इज मेटल प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा सॉल्ट, तो बनाएगा जरूर कोई सॉल्ट प्लस NO और N2O और साथ में H2O बनेगा, H2 ना लिबरेट होकर के H2O बनेगा, ठीक है। और दूसरा, लेकिन जब हमने Mn या Mg यूज किया और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज किया तो क्या बनेगा? यहाँ पर मेटल का सॉल्ट बनेगा, दैट इज मेटल का नाइट्रेट बनेगा, और मेटल का नाइट्रेट बनेगा और यहाँ पर H2 लिबरेट होगा, यस, H2 लिबरेट होगा। ऑलराइट, सो अच्छा, अब लास्ट रिएक्शन देखते हैं मेटल्स का, कि मेटल्स का रिएक्शन किसी दूसरे मेटल के रिएक्शन के सॉल्यूशन से क्या होगा, ठीक है। सो रिएक्शन ऑफ metals with solution of other metals, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। लेट अस सी, इसके लिए फिर से हम एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था, पोटेशियम सोडियम केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, दिस इज हाइड्रोजन, ऑलराइट, एंड देन कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। तो अब हमारे पास अगर सॉल्यूशन है आयरन का, जैसे हमारे पास सॉल्यूशन में आयरन का कोई सॉल्ट है FeSO4, सॉल्यूशन के लिए हमने लिख दिया इसको AQ, मतलब ये सॉल्यूशन फॉर्म में है FeSO4। अब अगर इस FeSO4 में हम अगर कॉपर डालें, तो कॉपर क्योंकि इससे नीचे है, कॉपर इससे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे है, तो कॉपर नीचे है तो यहाँ पर देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है, देयर विल बी नो रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम डाल दें, ठीक है, एल्यूमिनियम डाल दें, तो एल्यूमिनियम डालेंगे तो क्या बन जाएगा,
this will become Al2SO4 होल थराइस और आयरन जो है वो लिबरेट हो जाएगा, आयरन लिबरेट हो जाएगा, SO4 होल थराइस और ये आयरन लिबरेट हो गया। ठीक है, आयरन लिबरेट हो गया। एक आध और एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हमने थोड़ा सा आयरन नेल डाल दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, दिस इज गॉट ब्लू कलर होता है, इसका ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का। इसमें हमने आयरन नेल डाला, ये क्या बन जाएगा, अब आयरन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये बना देगा FeSO4। FeSO4 होता है ग्रीन कलर का, तो ये हो जाएगा ग्रीन कलर का FeSO4 और कॉपर जो है वो निकल आएगा, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है तो कॉपर यहाँ से निकल आएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट the reactivity series. Now let us see metals के कुछ important questions देखते हैं, है ना। hardest metal कौन सा है, हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, ये होता है टंगस्टन। हार्डेस्ट मेटल टंगस्टन इज द हार्डेस्ट मेटल। ठीक है, सॉफ्ट मेटल, तो सॉफ्ट मेटल आपको बता चुके हैं कौन कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स, तो सोडियम पोटेशियम तो लो मेल्टिंग पॉइंट है ही है। इसके अलावा सीजियम और गैलियम ये भी लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स है। ठीक है, सो दीज आर लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स और दीज आर लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स। और कुछ क्वेश्चंस देखें। Alright, say supposing if we write an element X is very soft and can be cut with a knife. It is kept in key oil. Why? Identify the metal. Identify the metal and why it is kept in key oil. तो आइडेंटिफाई तो आप कर लोगे, दैट इज कौन कौन से मेटल, सॉफ्ट मेटल में दो ही आते हैं, पोटेशियम या सोडियम, तो दोनों में से कोई एक मेटल आपने लिख दिया, है ना। एक्स इज ईदर पोटेशियम और सोडियम and they both can be cut with a knife. It is kept in K oil. Why it is kept in K oil? कि अगर हम खुला रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, K2O बना देगा। ठीक है, K2O बना देगा, या नहीं तो फिर मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, इसको मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर करके ये बना देगा KOH और यहाँ से H2 liberate हो जाएगा. So these are very reactive metals. This will react with the moisture or they will react with the oxygen. So this was about the metals. Now let us begin about the non-metals. Learned about metals. Now today let us learn about non-metals. Now non-metals, if the first property, if we say that malleability, that is
the property to be beaten to sheets. So non-metals do not show this property. Do not show this property. Alright. Malleability and ductility also. Although diamond is supposed to be ductile at up to some extent. So malleability and ductility, these do not show. Then let us come to the physical state. Physical state, these non-metals, they can be solid also, they can be liquid also, and they can be gases also. So let us see. If solid like carbon, like sulfur, so they are soft solids. They are soft in nature. But we have an exception, except diamond, which is the hardest substance. Which is the hardest substance. Alright. So liquid, let us see. Liquid, which metal, non-metal is liquid? Bromine. Bromine is the only non-metal which is liquid. Gases, we have got a number of gases, inert gases such as helium, neon, argon, krypton, xenon, hydrogen. They are all elemental gases. Chlorine, fluorine, etc. They are all elemental gases and they are non-metals. Alright. Then after this physical state, then we have another property which we call it as luster. If you remember, the metals, they have a typical shine which is known as metallic luster. So these non-metals, they are not lustrous except iodine. Iodine is lustrous. The rest, all the non-metals, they are not lustrous. Alright. Then we have electrical properties. Electrical and thermal conductivity. So they are non-conductors of electricity and heat. Electricity and heat. Again, we have an exception. Exception is graphite. Carbon, it exists in 3 allotropic forms, that is graphite, diamond and fullerene. So this is one form, graphite, which is used in batteries, etc. also, and many electrolytic cells also for electrodes. So this is very much electrically a conductor of electricity. Alright, then let us see the melting point, melting and boiling points. Melting and boiling points. In the metals, the boiling point is, melting point is very high. So over here, the melting point is low, not very high. Melting point is low. They have got low melting point. Alright, so this was about the
physical properties. Now let us come to the chemical properties. Let us come to the chemical properties. Chemical properties. So, in metals, metals could react with water, metals could react with acids just because that they had the tendency to give electrons. Over here, the non-metals have a tendency to gain electrons. To gain electrons. Therefore, they are not very reactive with water, or steam or acids. Alright, in acid also, acids are the one which will give H plus ion, and this, if you remember, for metal gave electron to H plus ion, metal gave electron to H plus ion. This electron, this was given to H plus ion, and this was given out as half H2. Hydrogen was given off. So over here, these non-metals, they will not give electron. They are in fact electron acceptors. So they will not react with water or steam or acid. However, some metals, some non-metals react with acids and oxidize them. Oxidize these acids. Alright. Now let us see the examples, what it is. For example, let us say sulfur. Sulfur, this will react with H2SO4, and sulfur will produce what? It will produce SO2 plus H2O. It will produce SO2 plus H2O. So let us see. Say if I make this as even number simply by writing 2 over here. So I have to write 2 over here also, and this becomes 3SO2. This becomes 3 2s are 6 plus 2 8. So the equation is balanced. Alright. So sulfur reacts with sulfuric acid and it gives out SO2 plus H2O. Then this sulfur, this will react with another acid. This will react with another such as HNO3. Sulfur